हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। चलिए आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज की सर्वंग समता के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना तो ट्रिंगल का ही है। क्या किसका है? ट्रिंगल का ही ये टॉपिक है। तो आप लोगों को हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की सर्वंग समता और देखिए क्या है इसका मीनिंग हम लोग समझ कर सकते हैं। प्लस आप लोग का एनसीईआरटी में उदाहरण वगैरह देता है। अगर जितना हमसे संभव हो पाता है हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा घर में, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम में बैठने के लिए या कोई भी मतलब काम में सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपका पढ़ाई में अगर मुख्य रूप से देखा जाए, पढ़ाई में सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, समझे। अगर देखा जाए ना तो पढ़ाई में सेल्फ स्टडी बहुत 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 क्या बोले भाई, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेल्फ स्टडी का। इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी करना छोड़े नहीं, अभी ऐसे मतलब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे तो जन्म से ही अगर अच्छी बातें सिखाया जाता है, अच्छी संस्कार दिया जाता है तो अच्छा आगे चलकर अच्छा ही करता है। ठीक है, बुरा कभी नहीं बनता। इसीलिए अगर आप लोगों से अभी अगर आप लोग का अभी फाउंडेशन है, ठीक है, 9th 10th 11th 12th, समझे। इसके बाद तब लाइफ का शुरुआत होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कीजिए, अभी ये मेहनत करने के लिए लग जाइए। ठीक है, और चलिए हम लोग बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, मतलब इक्वल। अर्थात देखिए, अर्थात को ना I.E लिखते हैं हम लोग शॉर्ट कोड में। अर्थात वे आकृति है जिनके समान आकार, मतलब साइज और समान माप हो। तो त्रिभुज की सर्वांग समता इसका मतलब क्या होता है कि सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, सभी प्रकार से बराबर, मतलब सभी प्रकार मतलब क्या है, यहाँ पे आकार में बराबर होना चाहिए और माप में भी बराबर, दोनों में बराबर होना चाहिए। आकार और साइज और माप में, समझे यानी, हाँ, इक्वल होना चाहिए। तो आपको उदाहरण यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक ही माप की दो चूड़ियाँ, जैसे एक ही माप का दो चूड़ियाँ होता है कि नहीं। एक ही माप का एक ही साइज का दो चूड़ियाँ और कह रहा है क्या, एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए ATM, 2 ATM कार्ड, ये सब क्या सर्वांग सम होंगे। या 2 सिक्का 5 रुपया वाला, या 10 रुपया वाला सिक्का, 2 सिक्का, या 100 का नोट, मेरे पास शायद 100 का नोट होगा तो 2 गो। तो आपको हम दिखाते हैं, रुकिए थोड़ा सा 1 सेकेंड। देखिए 100 का 2 नोट है मेरे पास। देखिए सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि समान आकार और समान माप होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे समान हो रहा है, इक्वल हो रहा है कि, देखिए इक्वल हो रहा है, एकदम बिल्कुल इक्वल हो रहा है, समझे। इसी को बोलेंगे हम लोग सर्वांग सम, समझे। अगर सिक्का रहता है तो बढ़िया होता है, लेकिन मेरे पास एक्चुअली कॉइन्स नहीं है। ठीक है, तो इसी से आपको हम समझाते हैं। देखिए 100 का नोट दोनों है, देखिए दोनों 100 का नोट है, समझे। इसको हम ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, मिलाते हैं, संपाती एक तरह से इसको बोल सकते हैं, समझे। देखिए हुआ कि नहीं, एकदम सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सर्वांग सम बोले। तो 200 यहाँ पे 100 का नोट जो हुआ, दोनों सर्वांग सम हो गया, समझे नहीं। हाँ, तो यही एक ही माप की दो चूड़ियाँ, तो एक ही माप का एक ही साइज का, जो मतलब औरतें या महिलाएं पहनती है, तो वोमेन पहनती है, यही 2 चूड़ियाँ, और एक ही बैंक के द्वारा जारी किए गए 2 ATM कार्ड, जैसे SBI का 2 ATM कार्ड, ये सब क्या सर्वांग सम कहलाएंगे, समझे। क्योंकि इक्वल होंगे भाई, इक्वल का मतलब समझ रहे ना, समान, साइज में भी समान, माप में भी समान, समझे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर रिमार्क करें, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं? यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो आपको हम 2 त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज को हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं 2 त्रिभुज का। पहला त्रिभुज बनाते हैं ABC, और दूसरा बनाते हैं हम लोग DEF। क्या बनाते हैं? DEF। यहाँ पे 2 त्रिभुज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो एक त्रिभुज का 2 भुजाएं और कोण, एक त्रिभुज का 2 भुजाएं मान लिया जाए AB और AC, 2 भुजाएं ले लिए, और एक कोण मान लिया, क्या कोण A ले लिए। ठीक है, तो कह रहा क्या, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो, तब ये क्या कहलाएगा बताइए, सर्वांग सम कहलाएगा। देखिए इन दोनों वाला भाग इक्वल हुआ। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, अगर 5 मीटर होगा भाई AB की लंबाई, अगर AB की लंबाई अगर 5 होगा तो यहाँ पे DE भी 5 मीटर होना चाहिए,
समझे? तभी अभी 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 नहीं कहलाएंगे इक्वल, अभी इक्वल नहीं कहलाएंगे भाई, सर्वांग नहीं कहलाएंगे। देखिए कब कहलाएंगे, देखिए ए बी 5 मीटर और यहाँ पे डी ई भी 5 मीटर हुआ, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सी और डी एफ में, ए सी और डी एफ में भी सर्वांग होना चाहिए। मान ले जाए अगर ए 10 मीटर है, 10 मीटर है तो ए भी 10 मीटर होना चाहिए भाई, ओके या नो? हाँ ओके, ठीक है। अब देखिए कोण ए यहाँ पे मान ले जाए 60 डिग्री है, मान ले जाए, माना कि 60 डिग्री है, ठीक, तो कोण डी भी 60 डिग्री होना चाहिए, तभी सर्वांग सम कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। समझे नहीं? समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, और इससे रिलेटेड जो अगर क्वेश्चन आंसर नहीं बने तो उदाहरण वगैरह दिया रहता है एनसीईआरटी बुक में, समझे? कोई भी अदर बुक में भी, एनसीईआरटी बुक वगैरह, अदर बुक जैसे ऐसे स्टूडेंट फ्रेंड आलोक, ये सब वगैरह सभी बुक में अगर देखा जाए तो उदाहरण सब दिया रहता है। तो उदाहरण को इंग्लिश में हम लोग तो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण को देखते जाइए आप लोग, समझे? उदाहरण को आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको कोई परेशानी होता है ना उदाहरण में समझने में, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि हम बता देंगे, ठीक, जरूर, ठीक है। तो आप लोग, लेकिन आप लोग मेहनत करना चाहेंगे तब ना हम बताएंगे। हाँ, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है यारो, समझे? हाँ, याद रखना इस बात को, हमेशा याद रखना, हमेशा, ऑलवेज, जब तक जिंदगी रहेगा ना तो याद रखना, क्या, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है इस जिंदगी में। कोई भी इंसान हो, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोण। अच्छा, संगत का मतलब समझते हैं आप लोग भाई? हाँ, कहता है ना, संगति अगर अच्छा हो, संगत सही होना चाहिए, समझ गए? संगत मतलब क्या, देखिए ए बी और ए डी ये संगत हो गया, समझे नहीं? तो ये ही संगत होता है, समझे? और ए सी और यहाँ पे डी एफ संगति समझते ना, कि कहता है ना कि बच्चे सबको ना अच्छी संगति में रहना चाहिए, या जिसका अच्छा संगति मिल जाता है, साथी वगैरह मिल जाता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में, साथी वगैरह अच्छा मिल जाता है तो लाइफ में अच्छा करता है, ठीक है, समझे नहीं? हाँ, समझ गए। तो यहाँ पे सर्वांग सम समझे, तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ त्रिभुज बन रहा, क्या भाई, त्रिभुज ए बी सी इसका देखिए इक्वल करने के बाद थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ना, ये सर्वांग सम का ना सिंबल होता है। क्या होता है भाई? सर्वांग सम का सिंबल। और डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ क्या हुआ? सर्वांग सम है, समझे नहीं? बस इन दोनों में रिलेटेड क्या है, इन दोनों में रिलेटेड मतलब कनेक्शन क्या है, रिश्ता क्या सर्वांग सम का है, इक्वल का है, समझे नहीं? तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो सर्वांग सम समझे ना, किसको बोलते हैं सर्वांग सम, समझ गए? ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, इसका तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ना और हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, सर्वांग सम का। अच्छा हाँ, एक रिमार्क और लिखाना है आप लोगों को कि सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं, समझे? यही आपको रिमार्क लिखना है। क्या लिखना है रिमार्क भाई? इसके बाद सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भुजाएं, जो भुजा संगत नहीं है मतलब जो भुजा संगत है, ठीक है, और जो भुजा इक्वल नहीं है तो ये बराबर हो जाएगा, और कोण भी बराबर होंगे। सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है, समझे नहीं? चलिए समझ गए। अब इसको मिटाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। और इसी को ना हम लोग ना, अच्छा, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भुजा है, संगत भुजाओं को ना हम लोग दर्शाने के लिए ना इसको ना सी पी सी टी ऐसे कुछ लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? इसी तरह से कुछ लिखते हैं हम लोग। सी पी सी टी लिखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग क्या समझे? सर्वांग सम होने के लिए अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होगा, कब होगा?
इस संगत दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज का दो भुजाएं, समझे, मतलब हाँ दो भुजाएं और एक कोण, और दूसरे त्रिभुज का दो भुजाएं और एक कोण इक्वल होंगे, समान होंगे, तभी हम सर्वांगसम कहलाएंगे त्रिभुज। ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको हम बता दें एक बात, देखिए सर्वांगसम होने के लिए ना त्रिभुज में ना 4 रूल होता है। आपको बताते हैं थोड़ा सा क्या था भाई। 4 रूल होता, एक होता है A, एक होता है S शायद, हाँ, फिर A, S और एक होता R, H, S। एक बार हम मैच कर लेते हैं कि सही लिखे गलत लिखे हैं। अगर ये पांचों में अगर कोई भी मैच करता है आपको इसको सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे हम लोग, समझे। कोई भी मैच करता है ये पांचों में कोई भी मैच करता है इसको हम सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे। देखिए जो सिद्ध हो सकता है इसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरम, मतलब प्रमेय बोलते हैं। और जो सिद्ध नहीं हो सकता है ऑलरेडी पहले से है, जैसे कि हम लोग पता है ना कि सूरज पूरब से निकलता है कि पश्चिम से निकलता है, तो बोलेंगे हम लोग सूरज पूरब से निकलता है, समझे। तो ये सब सिद्ध हो चुका है ना पहले से, ऑलरेडी हमको पता है। तो इसी तरह से अगर आपको प्रमेय थ्योरम इसको बोलते हैं जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रमेय, थ्योरम बोलते हैं। और जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली पहले से सेटल रहता है या सेट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अभिगृहित बोलते हैं। क्या समझे या नहीं? हाँ, तो देखिए ASA और SSS, AS, RHS, SAS, अगर ये पांचों में अगर कोई भी आपका त्रिभुज में मैच करता है ना, दो त्रिभुज में, तो इक्वल होगा। देखिए ASA का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए ASA का मतलब समझते हैं। देखिए A का मतलब एंगल, S का मतलब क्या? साइड, क्या होता है? साइड। फिर A का मतलब एंगल, मतलब क्या हुआ आपको समझाते हैं। देखिए जब दो त्रिभुज का जब दो त्रिभुज का दो एंगल इक्वल हो, संगत दो एंगल इक्वल हो, और एक साइड मतलब एक भुजा इक्वल हो, तभी बोलेंगे क्या? ASA के नियम से ये सिद्ध हो जाएगा, मतलब ये सर्वांगसम हो जाएंगे, समझे। और दूसरा क्या? SSS मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। S मतलब क्या? साइड। फिर मतलब S मतलब साइड, मतलब भुजा जिसको बोलते हैं हम लोग। S मतलब क्या? साइड, समझे। मतलब क्या कि दो त्रिभुज में अगर तीनों संगत भुजा अगर आपस में इक्वल है तो इसको बोलेंगे SS नियम से ये मतलब क्या? सर्वांगसम हो जाएगा, समझे। त्रिभुज सर्वांगसम कब कहलाएगा या कब होगा, यही रूल है, समझे, तरीका है। तो समझे, तो पहला नंबर ये, पहला दूसरा। आपको देखिए इसको ना डिटेल में ना प्रूव करके दिखाना पड़ता है, लेकिन आपको हम मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए नहीं दिखा पाएंगे आपको, बस आप लोग समझ जाइए इतना, ठीक है। अब फिर AAS क्या है? AAS क्या है? देखिए A से एंगल, यही एंगल फिर साइड, समझे। मतलब क्या हुआ कि दो त्रिभुज में अगर दो कोण और एक भुजा बराबर हैं और दूसरे त्रिभुज में क्रमशः इसी तरह से दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो इसको बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। तो देखिए आप फिर RHS क्या हुआ? RHS ना मुख्य रूप से ना ये समकोण के लिए होता है। क्या होता है? समकोण के लिए होता है, राइट एंगल के लिए होता है। क्या? राइट एंगल के लिए, याद रखिएगा, राइट एंगल के लिए होता है क्या? RHS एंगल के लिए होता है, समझे। राइट एंगल के लिए मतलब समकोण त्रिभुज के लिए होता है RHS, समकोण त्रिभुज के लिए होता है, समझे। हाँ RHS, RHS, समझे नहीं? हाँ, R मतलब एक तो यहाँ पे भुजा होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, मतलब कोण होना चाहिए, और एक क्या होता है? साइड होना चाहिए, समझे। अब फिर SAS में चलते हैं। S मतलब क्या? साइड होना चाहिए एक ठो, और एक ठो का क्या? कोण होना चाहिए एक त्रिभुज का, और फिर यही त्रिभुज का मतलब दो क्या कहते हैं, सॉरी, दो मतलब भुजाएं, दो साइड और एक एंगल होना चाहिए, और दूसरे त्रिभुज का क्रम से इसी तरह से दो त्रिभुज मतलब दो भुजाएं और एक एंगल होना चाहिए इक्वल, तो क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा, समझे नहीं? चलिए समझ गए होंगे। तो अब हम मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में चले, क्या बताइए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है जो है,
अच्छा लेते हैं हम लोग, देखिए एनसीईआरटी में ना पेज नंबर आपका कितना है 149 में शायद मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन हम लोग 1 लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है, 1 मेरे अकॉर्डिंग 1 है, यहाँ पे एनसीईआरटी में देखा जाए तो 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या है कि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी, एबीसी, ए बी सी और डीबीसी, डीबीसी समान आधार पर, समान आधार पर, समान आधार पर, समान आधार बीसी पर, समान आधार बीसी पर, समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और देखिए आकृति, आपको आकृति एक दिखाएंगे, आकृति देखिए, आकृति कितना में है शायद, देखिए आकृति, देखिए आकृति मतलब फिगर कितना 7.13 सॉरी 7.33 दर्शाया कि, दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना आपको, दर्शाइए कि क्या दर्शाना आपको कि कोण ए बी डी इक्वल टू, कोण ए बी डी इक्वल टू कोण ए सी डी, यही आपको दर्शाना है, ए कोण ए सी डी है, समझे। आपको एक आकृति दिया है तो आकृति को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा यहाँ क्वेश्चन से ही आकृति बन जाती है। एबीसी और डीबीसी समान आधार पर, एबीसी और डीबीसी, देखिए आकृति बनाना पड़ेगा भाई। देखिए आकृति इस टाइप का है, एबीसी और ए मानते बी ए सी, एबीसी और डी बी डी सी, बी डी यहाँ पे डी मान लेते हैं, बी डी सी, समझे। ए बी सी और डी बी सी समान आधार मतलब बी सी आधार पर, ए आधार हो गया, इक्वल आधार मतलब क्या बेस हो गया, आधार पर स्थित है दो समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और समद्विबाहु त्रिभुज होता है, देखिए ए बी सी का ए बी बराबर ए सी और बी डी का बी सी डी त्रिभुज का बी डी और सी डी इक्वल होगा, क्योंकि बताया ना आपको समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भुजा, इसका दो भुजा इक्वल होना चाहिए, समझे, समझे नहीं। हाँ देखिए इक्वल है, ए बी बराबर ए सी है, तो हमको क्या करना है पता है, दर्शाना है हमको क्या, कोण ए बी डी इक्वल टू कोण ए सी डी। बस हमको क्या करना है भाई, हमको करना क्या पता है, क्या करना है हमको, बस ये पांचों में जो लिखाए थे ना, आपको क्या लिखाए थे एस ए एस लगता है क्या यहाँ पे, एस ए एस नहीं एस एस लगेगा, क्या लगेगा एस 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 एक जो लगेगा, समझे, क्योंकि आपको बताते एस 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 ए लगेगा यहाँ पे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में या बी सी डी में चलते, इसका हल में जाएंगे हम लोग, क्या परमान में जाएंगे, परमान क्या होगा कि दिया गया है पहले मतलब क्या है यहाँ पे, हमको क्या है दिया गया है, जो दिया गया है लिख दीजिए पहले, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको कि त्रिभुज ए बी बराबर, त्रिभुज ए बी सी में क्या है ए बी बराबर ए सी, और आपको दिया क्या डी बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ठीक है लिख दिए। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं, त्रिभुज बी सी डी या बी डी सी में चलते हैं, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में देखिए क्या हो रहा है, देखिए ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी हुआ, ठीक है, ए बी बराबर ए सी है भाई। बस यहाँ ये क्या दिया है, क्या है दिया है प्रश्न से, या दिया है ना। और यहाँ पे बी डी बराबर सी डी है, बी डी बराबर सी डी है भाई, बी डी बराबर सी डी, ये भी क्या दिया है, ये भी क्या दिया है। देखिए इसका मतलब क्या होता है दिया, यहाँ पे दिया लिख दीजिएगा है, ठीक है, शॉर्ट कोड में लिख दिया।
तो दिया। आप देखिए बी सी क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, बी सी इक्वल टू बी सी, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु है, समझे, कॉमन, सॉरी बिंदु सॉरी ना, सॉरी कॉमन साइड है, समझे, भुजा है, समझे। तो यहाँ पे कॉमन उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ इसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, इसीलिए। तो चलते हैं हम लोग, फिर क्या देखिए यहाँ पे बना क्या, एस 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 एस, तो इसीलिए हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी डी सी, किससे बताइए, एस 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 नियम से, नियम से। बस हो गया हम लोग का प्रूव्ड, बस यही करना है।